हाजिर हूं, मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। सियासी खबरों को देश की डिकोड करेंगे आज वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल स्टूडियो में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं, दिखाइए जरा दोनों मेहमानों को। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी और दिबांग। तो आज जिस खबर की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन से जुड़ी। आज महाराष्ट्र में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बैठक करने जा रहा है इंडिया गठबंधन। उससे पहले एबीपी न्यूज पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और खबर यह है कि महाराष्ट्र में सीट बंटवारे का फॉर्मूला करीब करीब तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट 20, कांग्रेस 20, एनसीपी शरद पवार गुट 6 और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये वो फॉर्मूला है इंडिया गठबंधन में जिसको लेकर सहमति तय पाई गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं 2019 का लोकसभा चुनाव शिवसेना और बीजेपी साथ मिलकर लड़ी थी। तब शिवसेना ने 23 सीटों पर चुनाव लड़ा था, बीजेपी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 2019 में अगर बात की जाए, एनसीपी और कांग्रेस साथ थे। एनसीपी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और ऐसे में अब ये समीकरण बदलता हुआ, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त मौजूद है, जरा जानते हैं जैनेंद्र से। जैनेंद्र, इंडिया गठबंधन राज्यवार तरीके से ये सीटों का पेच सुलझाने के लिए बैठक दर बैठक बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी क्रम में आज पहले महाराष्ट्र की बैठक। बिल्कुल, महाराष्ट्र की बैठक 4 बजे है, जिसमें कि कांग्रेस गठबंधन समिति के साथ में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष राणा पटोले मौजूद रहेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के जो प्रभारी है रमेश चन्नीथला वो रहेंगे। इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना के नेता मौजूद रहेंगे और जो 48 सीटें हैं उनको लेकर के सीट बंटवारे का खाका, जो एक संभावित फॉर्मूला जो हमने बताया भी है दर्शकों को, 20-20 सीटें कांग्रेस और शिवसेना, 6 सीट एनसीपी और 2 सीट बहुजन वंचित अघाड़ी के लिए छोड़ी जा सकती है। इसके इर्द गिर्द चर्चा होगी और जो इस पर सीट बंटवारे पर जो मुहर है, हालांकि देखिए वो जो पार्टियों की टॉप लीडरशिप है वो लगाएगी, लेकिन एक औपचारिक चर्चा जो है वो सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र की हो जाएगी। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटों पर जो सीट बंटवारा होना है इंडिया गठबंधन में, यानी मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, उनकी बैठक भी 6 बजे से है, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहेंगे, प्रभारी रहेंगे और इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से राम गोपाल यादव और राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश की सीटों को लेकर के बंटवारे पर चर्चा की जाएगी। तो निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर तेजी से काम हो रहा है। आपने देखा होगा बीते 2 दिनों में पहले बिहार को लेकर के आरजेडी से चर्चा हुई, फिर आम आदमी पार्टी के साथ चर्चा हुई, जिसमें दिल्ली से लेकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात तमाम पहलुओं पर चर्चा हुई और आज 128 सीटों को लेकर के सीट बंटवारे की तस्वीर औपचारिक तौर पर साफ हो जाएगी। हालांकि आधिकारिक मुहर का इंतजार अभी भी रहेगा। पहले महाराष्ट्र की 48 सीटें और फिर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर के आज ये मेरे साथ जैनेंद्र, ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिस बात का जिक्र हम कर रहे हैं ना कि राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन सीट का जो पेच है उसको सुलझाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए अभी जो बताया है जैनेंद्र ने, महाराष्ट्र के बाद आज ही उत्तर प्रदेश को लेकर भी सीट बंटवारे पर मंथन होगा। मुकुल वासनिक के आवास पर ही ये तमाम बैठकें हो रही हैं और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के अलावा मुकुल वासनिक के घर पर समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचेंगे, जिसमें सपा से महासचिव रामगोपाल यादव, राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मौजूद रहेंगे। इसी को लेकर और अपडेट के लिए सीधे एक बार फिर जैनेंद्र का रुख करेंगे। तो जैनेंद्र, पहले महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश, तो मतलब 80 सीटें यूपी वाली, 48 सीटें महाराष्ट्र वाली, क्या माना जाए आज ही फॉर्मूला बन जाएगा, सहमति हो जाएगी? और क्या राज्य दर राज्य ये जानकारियां मीडिया के साथ साझा की जाएंगी या फिर जब पूरा का पूरा पेज सुलझ जाएगा उसके बाद ही पूरी तस्वीर एक साथ एक कॉमन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साझा की जाएगी? जैनेंद्र, देखिए, अब फिलहाल तो जो आपने देखा होगा कि गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक के बाद जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसमें सीटों की संख्या को लेकर के, सीटों के नाम को लेकर के कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अच्छी चर्चा हुई। तो यही चीज आज भी रहने वाली है। जब तक आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लग जाएगी सीटों की संख्या को लेकर, नाम को लेकर के, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य को लेकर के सीट संख्या को लेकर के ऐलान करेंगे इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल है उनके नेता।
लेकिन औपचारिक तौर पर बातचीत जो है वो जब हो जाएगी तो सूत्रों के हवाले से छनकर खबरें जरूर आ जाएंगी। बड़ी बात एक ये भी है कि ये जो चर्चा हो रही है इसके बाद जो पार्टियों के टॉप लीडरशिप है, जैसे कांग्रेस में शरद पवार, माफ करें, कांग्रेस में खड़गे, राहुल गांधी, एनसीपी में शरद पवार, उद्धव ठाकरे, इसी तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शीर्ष स्तर पर भी एक दौर की वार्ता संभावित है, इसके संकेत हैं। लेकिन उसकी जो बुनियाद होगी वो आज जो बैठक हो रही है या कल जो बैठक हुई, परसों जो बैठक हुई, उसमें उस एक खाका खींच लिया जाएगा सीट बंटवारे को लेकर के। जहां जहां पेच फंसेगा वहां पर टॉप लीडरशिप एक बार बात करके मामले को सुलझाएगी और इसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। मिसाल के लिए आज अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश को लेकर के जो बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, उनके बीच में आज चर्चा होनी है। पहले ये जानकारी थी कि आरएलडी के नेता भी बैठक में रह सकते हैं, लेकिन अभी ये ताजा जानकारी मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं कि आज की बैठक में आरएलडी के नेता मौजूद नहीं रहेंगे। मेरे सूत्रों ने बताया है कि आरएलडी से सलमान खुर्शीद अलग से बातचीत करेंगे कि आरएलडी के साथ सीट शेयरिंग कैसे किया जाए। तो अलग अलग स्तर से अलग अलग तरीके से ये चर्चा की जा रही है और इसके बाद जब खाका फाइनल हो जाएगा, मुहर लग जाएगी, इसके बाद ही सीटों की संख्या को लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका जैनेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जिस बात का जिक्र यहाँ पर जैनेंद्र कर रहे थे वो ये कि मोटे तौर पर एक तरीके से जो सहमति है वो राज्य दर राज्य इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं, जिस राज्य में जिस पार्टी का प्रभाव है, वो बैठ रहे हैं आपस में और मामले को सुलझाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां कहीं मामला अटकेगा उसके बाद जो शीर्ष नेता हैं वो फिर कहीं ना कहीं मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे और मामले को सिरे चढ़ाया जाएगा। इस बीच शिवसेना उद्धव गुट के सांसद है संजय राउत। उनका बयान सामने आया है। संजय राउत कह रहे हैं आज इस बात पर पूरी चर्चा होगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी। चर्चा इस बात पर होगी कि किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार होगा। सुनिए जरा। आज सीट शेयरिंग को लेकर एक इम्पोर्टेंट बैठक है। बैठक शिवसेना और कांग्रेस के बीच में है। हमारे साथ शिवसेना सांसद संजय राउत जी हैं। संजय जी, आज जो बैठक होने जा रही है, पहली बात तो है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर ये पहली बैठक आपकी होने जा रही है। कितनी आप डिमांड रखने वाले हैं और किस तरह की बातचीत होनी? देखिए, ये कोई डिमांड या कोई मांग करने के लिए कोई बैठक नहीं है। एनसीपी भी बैठक में शामिल हो जाएंगे। आज महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है। हमारा फॉर्मूला सीधा है, जो 48 सीट है, जो जीतेगा उसकी सीट है। ये बस आंकड़ा बढ़ाना है, हम 25 लड़ेंगे, हम 40 लड़ेंगे, ये नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस जीत सकती है 1 सीट तो हम सब लोग दावा छोड़ देंगे। हम जीत सकते हैं तो वो लोगों ने दावा छोड़ना चाहिए। यह उसके ऊपर हमारी सहमति है। महाराष्ट्र एकमेव राज्य ऐसा होगा जहां कोई मतभेद नहीं होंगे सीट शेयरिंग के ऊपर। महाराष्ट्र में हम बात कर चुके एक दूसरे से, लेकिन कुछ बातें ऐसे ही कि हम दिल्ली में बात करेंगे। अगर उसमें से भी कोई बातें रह जाती है तो फिर खड़गे जी, राहुल जी, उद्धव जी, शरद पवार साहब एक साथ बैठेंगे। सर, आपकी तरफ से ये भी चर्चा थी कि 23 सीटें की आप मांग रखें, क्योंकि आप पिछली बार 18 सीटों पे आपने जीत हासिल की, तो आपको लगता है कि आपका बड़ा कदम होना चाहिए? हमेशा महाराष्ट्र में शिवसेना का कदम हमेशा बढ़ा रहा है। शिवसेना हमेशा 23 सीटें महाराष्ट्र में लड़ते आई है और 18 सीटें जीतते आई है। 18-19 सीट हमारी हमेशा, हम सांसद में हमारे सांसद होते हैं, तो जरूर हमारी ये भूमिका रहेगी कि जो सीटें हमारे पास थी और हम जीत गए, वो हमारे गढ़ है, वहां सिर्फ शिवसेना ही जीत सकती है। लेकिन सर, एक इंडिया गठबंधन की तरफ से एक बात ये भी निकल कर आ रही है कि 20 सीटों आपको देने के लिए कांग्रेस तैयार है, 20 अपने पास रखने को तैयार है और 6 से 7 सीटें एनसीपी को चली जाएंगी, बाकी 2 सीटें जो थी वो बीजेपी की चली जाएंगी। हाँ, नहीं, देखिए, सीट शेयरिंग का हमारे यहाँ कोई समस्या ही नहीं है। 1-2 सीट बढ़ने से, कम होने से हमारे में कोई समस्या नहीं खड़ी होगी, लेकिन हमको सीटें जीतना है, ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय है। ठीक है सर, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो संजय राउत सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का ध्येय उनका है और कोशिश यही रहेगी। पिछली बार भी उन्होंने काफी सीटें जीती थी और इस बार भी उम्मीद है कि अगर उन्हें मौका दिया जाता तो ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे। कैमरामैन चाकू के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर कह रहे हैं ध्येय हमारा ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का है और ऐसे में कौन कितनी सीट पर लड़ता है ये जरूरी नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कौन कितनी सीट जीत सकता है। और अब जिस तरीके की परिपक्वता की बात सुनाई पड़ रहे हैं करते हुए संजय राउत, तो फिर तो सवाल यह है कि इंडिया का आघाड़ी मतलब नहीं फंसेगी गाड़ी। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं और जरा जल्दी से आपको सीधी तस्वीरें दिखा देती हूं। अयोध्या नगरी से ये तस्वीरें आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और इस वक्त
योगी आदित्यनाथ की हनुमानगढ़ी से तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। हर बार की तरह इस बार भी जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे तो पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंचे और उसके बाद ही अब यहाँ जो कार्य उनको करने हैं, जो बैठकें उनको करनी है, वो काम का सिलसिला शुरू करेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक आज अयोध्या में, या यूं कहें कि बैठकों का दौर आज से जो अयोध्या में शुरू हो रहा है, क्योंकि बीजेपी की तैयारी बड़ी है। एक तो 22 जनवरी जब मुख्य कार्यक्रम है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और उसके बाद बताया जा रहा है कि 26-27 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक आरएसएस एक बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहा है। 2.5 करोड़ लोगों को इन 2 महीनों में करीब दर्शन कराया जाएगा। अयोध्या में रामलला के दर्शन कराए जाएंगे, तो इसके लिए भी तैयारियां करनी है। और ऐसे में वो पूरी टेंट सिटी जो अयोध्या में बनाई जा रही है, उसमें कितना कामकाज कहां तक पहुंचा है, क्या तैयारियां पूरी, कितनी अधूरी, उस सब का जायजा लेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आ रहे हैं राम और योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं देखने इंतजाम। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2। वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए। बात इंडिया गठबंधन की, जो आज महाराष्ट्र की सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में बैठक करने जा रहा है। और इस बैठक में कांग्रेस के अलावा शिवसेना उद्धव गुट, एनसीपी शरद पवार गुट के नेता शामिल होने वाले हैं। तो हम तीनों बैठेंगे। महाराष्ट्र में 3 प्रमुख पार्टी है और सीट शेयरिंग किस तरह से होना चाहिए महाराष्ट्र में, इस बारे में लगभग चर्चा होगी आज। कौन कहां से लड़ सकते हैं उस बारे में आप खुलकर चर्चा। बेसिकली महाराष्ट्र में कोई इस प्रकार से झगड़ा नहीं है, सबको मालूम है कौन कहां लड़ने जा रहा है। 1-2 सीट का कोई मतभेद हो सकते हैं, उसके ऊपर हम बैठकर चर्चा करेंगे। तो अगर आप 2019 के आंकड़े देख लें, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस मीटिंग से, और किस तरीके से हम अपनी जो सीट की मांग है हम कांग्रेस पार्टी के साथ बात करेंगे, एनसीपी के साथ बात करेंगे। पर हाँ, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि हम सब इसमें एक कमिटमेंट से आए हैं, और ये कमिटमेंट ये है कि महाराष्ट्र को सबसे ऊपर रखना है, इंडिया को और इंडिया की बातों को हमेशा ध्यान में रखते हुए, प्रजातंत्र और संविधान को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र की जो लोकसभा सीट एनसीपी लड़ना चाहती है, उन सीटों के ऊपर जो दावेदार है और उस सीट में जो राजनीति से जुड़े हुए जो संबंधित कार्यकर्ता है, उनसे पवार साहब ने लगभग 9-10 घंटे बातचीत की। एक सीट लड़नी चाहिए और ज्यादा जोर उनका ईशान्य मुंबई पर। ये सब बातें हुई हैं। अंतिम निर्णय तो उद्धव जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शरद पवार साहब, आखिरी निर्णय तो वही होगा। तो इन नेताओं के बयान सुनने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो पेच है वो फंसेगा नहीं। ऐसे में सवाल बड़ा हो जाता है और जल्दी से सवाल आपके सामने लेकर आते हैं। ये देखिए, इंडिया का अघाड़ी, नहीं फंसेगी गाड़ी। विजय जी, क्या लग रहा है महाराष्ट्र में कमोबेश आसान क्यों नजर आ रही है? आसान इसलिए नजर आ रही है रोमाना जी कि तीनों ही पार्टियों का घर जो है वो बिखरा हुआ है। तीनों ही पार्टियां अपने अंदर कमजोर हैं और इसलिए वो समझ रहे हैं कि अब एक मौका है जब दोबारा से उस ताकत को बनाया जाए। शिवसेना के लिए, जैसे संजय राउत साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी, ये ठीक है, लेकिन बड़ी पार्टी का जो दर्जा था, बड़े भाई का दर्जा था, वो तो 2019 में ही खत्म हो गया था, जब भारतीय जनता पार्टी ने उनसे ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा, 25 सीटों पर, और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ी। और उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ है उसने इन तीनों का जो कॉन्फिडेंस है ना, वो हिला दिया है। कांग्रेस का तो कुछ बैकग्राउंड में है ही नहीं 2019 के रिकॉर्ड में, तो उनको जितनी मैक्सिमम सीटें मिल सकती हैं वो मिले। लड़ने वाली सीटें हैं, जीतने वाली तो कोई सीट ही उनके पास उस तरह से नहीं है। शिवसेना जो है टूट गई है और उसके 13 एमपी आज एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो उनका दावा क्या होगा, क्या वो सारी सीटों पर उस तरह से लड़ सकते हैं? इसलिए वो सोचते हैं कि जितना मैक्सिमम मिल जाए वो है। यही हालत एनसीपी की भी है कि तीनों के लिए वर्चस्व की लड़ाई है कि यदि आज वो एक नहीं हुए, उद्धव ठाकरे के लिए तो ये पहला चुनाव है ना इस बंटवारे के बाद, जो कह रहे थे भाई वोटर हमारे साथ है, तो अब ये प्रूव करना होगा कि वोटर या जो शिवसेना का कार्यकर्ता है वो उनके साथ है। तो ये वर्चस्व की लड़ाई है। कहीं ये ना हो कि एकनाथ शिंदे जो है शिवसेना उद्धव गुट से ज़्यादा
आप जो बात कह रहे हैं कि शिवसेना के लिए पहली लड़ाई बंटवारे के बाद वही हाल कमोबेश एनसीपी के NCP का, सामने दोनों- भी है। इसीलिए बिल्कुल, मैंने दोनों पार्टियों सिचुएशन का बिल्कुल कहा। वैसी। अभय जी, देखिए, जब इंडिया गठबंधन बना था तो ये बात समझ में आ रही थी कि उन्होंने समय रहते बना लिया है। अब ये अंकगणित भी हासिल करेंगे, यानी सीटों का तालमेल भी करेंगे, और एक रसायन शास्त्र, अपनी केमिस्ट्री भी बनाएंगे। कुछ मोदी के डिस्कोर्स, मोदी जो नैरेटिव चला रखा है उसके मुकाबले एक समांतर कहानी देश को सुनाएंगे। इन्होंने देर कर दी। मेरा मानना है कि थोड़े बहुत हीले हवाले, हेर फेर और हिचक और तकरार के साथ इन लोगों में सब जगह गठजोड़ हो ही जाएगा। महाराष्ट्र में भी हो जाएगा, दूसरी जगहों भी हो जाएगा, और जहां नहीं होगा उसके लिए कुछ वो फ्रेंडली फाइट वाला फार्मूला ईजाद कर लेंगे। ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अब ये सिर्फ अंकगणित की खोज ही कर पाएंगे, अंकगणित की खोज कर पाएंगे केवल मतलब? मैथमेटिक्स यानी सीटों का तालमेल ही कर पाएंगे। अच्छा। ये कोई नैरेटिव, कोई ऐसा नारा जिससे वो मोदी को और भाजपा को चुनौती दे पाए, हाँ। इसके लिए ना इनके पास समय रह गया है, मुझे लगता है इसके लिए इनके पास मानस भी नहीं है, तैयारी भी नहीं है उसकी। प्रोफेसर चंद्रचूड़, देखिए, मुझे लगता है रोमाना जी जो दुबे जी कह रहे हैं मैं उससे मत के रखूँगा। हम कहते हैं कि राजनीति में यथार्थवाद ये कहता है कि जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो आकांक्षाएं हैं और जो सक्षमताएं हैं उनके बीच में एक तालमेल होना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी विशेष करके जो धुरी बनना चाहती है विपक्ष की, कांग्रेस पार्टी के जो वोटर्स थे या जो उनका पारंपरिक वोट बैंक रहा है जी। उसने इन्हीं क्षेत्रीय दलों को खो दिया है, और इन्हीं क्षेत्रीय दलों के कारण कांग्रेस की स्थिति आज इतनी खराब हुई जितनी है। अब आप ये सोचिए, कांग्रेस ये चाहती है कि वह पुनः अपने वोटरों को वापस उन्हीं दलों के सहयोग से ले ले। ये तो संभव ही नहीं है। अगर आपके वोट बैंक जिन जिन पार्टियों ने आपसे छीना है, जिनका आपका संरक्षण जिनके पास चला गया है, उनको आप उन्हीं के सहयोग से वापस ले ले। अब ये दिल्ली के ड्राइंग बोर्ड्स में तो ये संभव हो सकता है, दिल्ली के चेस बोर्ड में ये संभव हो सकता है, लेकिन जो राजनीतिक धरातल है, राजनीतिक यथार्थ है, वो शायद इस रूप में मुझे तो नहीं स्पष्ट रूप से दिख रहा है। लेकिन फिलहाल तो उससे पहले की बात है ना, सीट शेयरिंग की बात है। और दिबांग, कमोबेश यहाँ जितनी आसानी नजर आ रही है सीट शेयरिंग फॉर्मूले तक पहुंचने की, क्या आपको लगता है वैसे ही होने वाला है महाराष्ट्र को लेकर? मुझे लगता है, देखिए, महाराष्ट्र में एक बात बिल्कुल साफ है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी इस समय इंडिया गठबंधन में है वो शिवसेना है। अगर आप देखें तो शिवसेना की सीटें भी पिछली बार ज़्यादा रहीं। शिवसेना को इस बार जो बहुत जिसकी काफ़ी चर्चा है महाराष्ट्र में, मैं कई लोगों से वहाँ बात करता था, सिंपैथी फैक्टर है कि किस तरीके से उनके साथ धोखा हुआ, तो वो एक बड़ी कहानी उनके पास है। मुझे लगता है ये जो राम मंदिर वाला पूरा मसला है उसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट शिवसेना को मिलेगा। कितना वो आगे बढ़कर उसको लेती है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि 6 दिसंबर के दिन जब मैं वहाँ था तो इस पर बड़ी चर्चा थी कि शिवसेना के कार्यकर्ता पूरी तैयारी से आए हैं और काफ़ी मराठी बोलने वाले लोग थे। जब ये ढांचा गिराया जा रहा था तो शिवसेना ने उसका एक तरीके से बाला साहब ठाकरे ने तब क्रेडिट भी लिया कि ये उन लोग थे। तो एक ऐसी पार्टी है जिसके पास नैरेटिव है, जिसके पास इस समय सिंपैथी है। और मुझे लगता है कि ये जो बात हो रही है कि वो जो अभय कह रहे थे, बाकी मैं यहाँ सबसे एक तरीके से डिसएग्री करता हुआ कह रहा हूँ कि इस समय उनके पास समय है, वो लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और शिवसेना ऐसी पार्टी नहीं है जो लगातार सोती रही, वो लगातार काम करते रहें। उद्धव ठाकरे हैं, उनके बेटे हैं, वो लगातार मिल रहे हैं लोगों से, सभाएं कर रहे हैं और आना जाना लोगों का लगा हुआ है, जो बहुत महत्वपूर्ण है और वो दिखाई भी देता है। तो इस समय सबसे बड़ी तैयारी से वो पार्टी लगती है। 20-20 का जो आंकड़ा है, जो आप पूछ रहे थे सवाल, तो मुझे लगता है कि उसमें आंकड़ा थोड़ा बदलेगा और मुझे लगता है कि शिवसेना को आगे रहना चाहिए, कांग्रेस को बड़प्पन दिखाते हुए वो सीटें कंसीड करनी चाहिए। जो प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि आप अपने वोट बैंक को, अगर आप इस चक्कर में रहे कि इन पार्टियों ने मेरा वोट बैंक लिया था इसलिए मैं इनको नहीं दूंगी सीट, तो आप फिर ये गठबंधन नहीं बना सकते। देखिए, चंद्रचूड़ जी ने एक बात छेड़ दी है कि कांग्रेस का दरअसल मकसद क्या है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का मकसद ये नहीं है कि वो क्षेत्रीय दलों के जरिए अपने पुराने खोए हुए वोट को वापस, क्योंकि वो तो संभव ही नहीं। आपकी बात सही है। कांग्रेस का मकसद तो सिर्फ ये है, और होना भी चाहिए, कि जहां पर वो क्षेत्रीय दलों के महातत नहीं है या दूसरे नंबर की पार्टी नहीं, जहां पहले नंबर की पार्टी है,
वहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूत चुनौती दे पाए। ठीक है। कांग्रेस का लक्ष्य तो ये है, अगर वो इस चक्कर में बनी रही कि किसी क्षेत्रीय दल के जरिए अपना पुराना वोट, तो वो हो ही नहीं सकता। नहीं, इसीलिए बिल्कुल, इसीलिए वो कहा भी जा रहा है कि साहब हमारा जो मकसद है, जो ध्येय है, वो बीजेपी को हराना है, और इसी वजह से विनेबिलिटी के लिहाज से ही सीट शेयरिंग फॉर्मूला। और अभी हम सिर्फ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात कर रहे हैं, और जो नंबर सामने आए हैं उसी को लेकर अगला सवाल जल्दी से आपके सामने लेकर आते हैं। और वो अगला सवाल है कि आखिरकार ये जो फॉर्मूला और ये जो सीटों का नंबर सामने निकल कर आ रहा है, उसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। महाराष्ट्र इंडिया गठबंधन, कांग्रेस उद्धव 20-20 पलटेंगे महाराष्ट्र की बाजी। अगर ये 20-20 वाला फॉर्मूला तय पाया जाता है तो स्ट्रेंथ आपको लगता है बीजेपी को चुनौती देने की नजर आती है इसमें? ये जो फॉर्मूला बन जाएगा तो उस पर कुछ चुनौती दी जा सकती है, लेकिन मैं दिव्यांग की इस बात से सहमत हूँ कि कांग्रेस की बजाय शिवसेना, जो आज भी सबसे बड़ी पार्टी है खासतौर से इसमें महाविकास अघाड़ी में, उसको ज़्यादा सीटें देनी चाहिए। वैसे भी उन्होंने 18 सीटें जीती है, उसमें से 13 भले ही चली गई हो, 5 आज भी है। कांग्रेस ने तो कुल मिलाकर 1 सीट वहाँ पर जीती है, एनसीपी ने 4 सीटें वहाँ पर जीती हैं। तो शिवसेना के नेतृत्व में तीनों मिलकर जो शिवसेना के लिए बेहतर हो और पूरा भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को हराने के लिए हो सकता हो, उसमें सीट शेयरिंग में नंबर कम ज़्यादा किए जा सकते हैं। कांग्रेस के लिए ये लड़ाई अपने आगे बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने की लड़ाई है, और ये सेकंड फेज में होगा। आज की फर्स्ट फेज की मीटिंग में जो हो जाएगा कि एक बेसिक काम हो जाए, असली फैसला तो सोनिया जी और शरद पवार जी और उद्धव बिल्कुल अभी एक खाका तैयार होगा, एक तरीके से एक मोटी मोटी तस्वीर जो है वो तय पा ली जाएगी। मैं इसलिए अपनी बात ये कह रहा था रोमाना जी कि अगर आप देखें तो ये 20 का नंबर आता कहां से है। मैंने ये देखा कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस लगभग 20 जगहों पर नंबर 2 की पार्टी रही थी, परंतु कांग्रेस को ये भी समझना होगा कि इन 20 जगहों पर उनमें जो विक्ट्री का अंतर था, जो जीत का मार्जिन था, वो लाख वोटों से ज्यादा का था। तो सिर्फ आप दूसरे नंबर पर थे इसलिए आप अपनी 20 सीटें मांगेंगे, वो मुझे लगता है कि वो महत्वाकांक्षा है, और वो महत्वाकांक्षा सक्षमताओं से उसका कोई संपर्क नहीं है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस बार अपने दमखम पे, और याद रखिए कि आज की तारीख में ठीक है दिव्यांग जी कह रहे हैं कि उनके पास शिवसेना के पास सिंपैथी है, पर राजनीति में सिंपैथी से ज्यादा संरचनाओं का भी रोल होता है। और मुझे लगता है कि शिवसेना का जो दूसरा शिंदे का जो गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हो सकता है वो भी उतना ही अपना दबदबा वहां स्थापित करे। मुझे तो ये लग रहा है। वो सिंपैथी वाली बात से वैसे मुझे भी याद आ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश जब चुनाव हो रहा था तो सिंपैथी फैक्टर माना ये जा रहा था कमलनाथ को फेवर कर जाएगा, लेकिन वहां पर नतीजे बिल्कुल उलट सामने निकल कर आए। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो, समय 12 से 2 इंडिया गठबंधन में। आज उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत होने वाली है, मतलब महाराष्ट्र को लेकर तो बातचीत होगी, यूपी को लेकर भी बातचीत। और इससे पहले अखिलेश यादव लखनऊ में लगातार अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। आज भी लखनऊ में बैठक हो रही है, और उस मीटिंग से पहले एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेश पांडे ने समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे से बातचीत की है। जरा सुनिए पहले। मनोज जी, जो बैठक है विधायक और जो विधानसभा के प्रत्याशी हैं, इस बैठक में क्या होने वाला है? 2024 के मद्देनजर आप लोग बहुत गंभीर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बैठक में ही चर्चा होगी, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसको सारे कार्यकर्ता पार्टी के करेंगे। ये ठीक बात है कि लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पूरी गंभीरता से ले रही है, और पूरी गंभीरता से उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है। 3 दिन की ये बैठक है, कल हुई, आज हुई, फिर 11 को होगी। तो आपको लगता है कि जो आज की बैठक है और 11 को होगी, कल जो हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण है 24 के चुनाव के मद्देनजर? भारतीय जनता पार्टी ने 80 का जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को रोकने के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। समाजवादी पार्टी हर चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ती है, फिर ये देश का चुनाव है, देश के भविष्य का चुनाव है। समाजवादी पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ने जा रही है, पूरी मजबूती से। जमीनी तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है, और ये बैठकों का दौर केवल आज कल परसों तक नहीं है, ये पहले से चल रहा है, और अभी आगे आने वाले दिनों में एक एक बूथ कार्यकर्ता से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल रहे हैं, उनकी सलाह ले रहे हैं और उनको निर्देश भी दे रहे हैं। गंभीर रणनीति बनाई जाएगी निश्चित भाजपा को रोकने के लिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए। समाजवादी पार्टी के नेता मनोज पांडे को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि साहब बैठकों का दौर ये कोई आजकल से शुरू नहीं हुआ है, लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है, क्योंकि लक्ष्य हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है। और इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता देती हूं, तारीख सामने आई है 14 जनवरी।
14 जनवरी को समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है और इस पहली लिस्ट में 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम गिनाए जा सकते हैं। पहली लिस्ट में अखिलेश और डिंपल का भी नाम हो सकता है। आजमगढ़ से शिवपाल यादव या आदित्य यादव चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये पहली लिस्ट जारी की जा सकती है समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश को लेकर और 20 से 25 उम्मीदवारों के नाम इस पहली लिस्ट में हो सकते हैं। और इस बीच जल्दी से सवाल आपके लिए लेकर आते हैं, जो सवाल जिस पर अब चर्चा करने जा रहे हैं, अखिलेश की पहली लिस्ट मतलब गठबंधन से पहले ट्विस्ट क्या इस रूप में देखा जाएगा? इसको दिबांग जी। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो सिंपैथी की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, आप ये देखिए कि सिंपैथी फैक्टर, आप मध्य प्रदेश का उल्लेख कर रही थी, मध्य प्रदेश में ज़रूर सिंपैथी फैक्टर था, पर हमने देखा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता, खासतौर पर जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से वो जमे हुए थे, कुछ करते नहीं थे। दिल्ली ने उनको बुलाया और उनको चेताया कि आप ऐसे मत कीजिए, आप कुछ करते हुए दिखाई दीजिए। जबकि उद्धव ठाकरे का आप जानते हैं कि बहुत बड़ी रैली हुई, जो उनकी दशहरा की रैली होती है, उन्होंने फ्रंटल अटैक एक तरीके से किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो जिस तरह की सक्रियता है वो भी ज़रूरी है। जो मैंने कहा कि आप सिंपैथी फैक्टर ही नहीं, पार्टी में सक्रियता भी होनी चाहिए, वो हमें वहाँ दिखाई देती है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश की बात अब हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का क्या क्लेम है? कांग्रेस ने 1 सीट जीती, 3 सीटों पर वो नंबर 2 स्थान पर रही। यानी आप सीटें देखें तो फतेहपुर सीकरी, कानपुर में नंबर 2 और रही, और एक राहुल गांधी की सीट अमेठी में। आप 1 सीट रायबरेली जीतते हैं, 4 सीटों पर आपका हक बनता है। आप 4 सीटें लीजिए। हाँ, और एक तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए समाजवादी पार्टी से कहिए कि अगर आपको और सीटें देनी है दे दीजिए, वरना हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। ये जो कांग्रेस में, आप मेरी बात सुन लीजिए पूरी, ये जो कांग्रेस में कोशिश चल रही है कि नहीं, हम इसी चुनाव के सहारे अपनी पूरी पार्टी को बैठाएंगे और हम पार्टी खड़ी करेंगे, मेरे ख्याल से उस मोल्ड से आगे निकलने की ज़रूरत है। ज़रूरत यह है कि उन सीटों को देखा जाए जहां बीजेपी को हराया जा सकता है और वहां पूरी ताकत से एक होकर लड़ा जाए। ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि फिलहाल जो खबर है बड़ी, वो ये कि अखिलेश की तरफ से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आने वाली है। मतलब अखिलेश की पहली लिस्ट, गठबंधन में ट्विस्ट। आपको लगता है कोई ट्विस्ट होगा या फिर 20-25 ये वो सीटें होंगी जो पारंपरिक गढ़ वाली सीटें रहेंगी? हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटों का बहुत ज्यादा बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाएगा। अगर उसमें बहुजन समाज पार्टी बात की चरण में आती है इस गठजोड़ में, तब तो बंटवारा अलग तरह का होगा। लेकिन अगर केवल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और सपा के बीच में बंटवारा होता है तो ज्यादा हिस्सा तो अखिलेश ही लड़ेंगे। तो अखिलेश को अपनी सीटों का पहला जो अगर घोषणा करना चाहते हैं 20-25 सीटों की, तो इस तरह के निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं जहां जो उन्हें मिलना लाजमी तौर पर तय है। हाँ सर, आपने खुद ही जो सवाल हम लेकर आए थे, दरअसल उसके पीछे मंशा यही थी कि गठबंधन में कोई ट्विस्ट तो नहीं होगा। मतलब ये जो 20-25 सीटें जिस पर पहले उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सीटें जहां पर 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ हाथ मिलाया था और बीएसपी के उम्मीदवार उतारे थे, वहां पर मायावती के लिए दरवाजा बंद करने के लिए गठबंधन में ट्विस्ट, ऐसा हो सकता है क्या? इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एक सस्पेंस लगातार बना हुआ है। नीतीश कुमार के करीबी बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। विजेंद्र यादव कह रहे हैं सीट बंटवारे में देरी से नुकसान हो रहा है। विजेंद्र यादव ने कहा है अभी जेडीयू 1 हफ्ते का इंतजार करेगी, नीतीश को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा बनाए, क्योंकि नीतीश का चेहरा बेदाग। सुनिए। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जेडीयू का क्या स्टैंड है, इस बारे में हम सीधे जानते हैं विजेंद्र यादव जी से, जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री भी हैं। आप लोग का क्या स्टैंड है सीट बंटवारे को लेकर? कितनी सीटें आप लड़ेंगे? आप सामने में देख रहे हैं, अखबार में भी निकला है कि 16 सीट मेरा सीटिंग है। तो जब गठबंधन कोई होता है तो सीटिंग सीट पर कोई समझौता नहीं, जो बाकी बचे हुए 24 सीट है उस पर आपस में इंडिया गठबंधन का होगा विचार विमर्श। तो इसके पीछे क्या आप देख रहे हैं? क्योंकि सीटों में ये नीतीश कुमार आपके नेता जो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे थे कि सीटों के बंटवारे को जल्दी जितना जल्दी हो सके कर लेना चाहिए। आपको नहीं लगता है कि लेट हो गया? हाँ, लेट हो रहा है। हम लोग आज भी चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो जाए। आप लोगों ने अरुणाचल प्रदेश, सीतामढ़ी जैसे जगहों पर आपने कैंडिडेट का भी नाम अनाउंस कर दिया। नहीं, सीतामढ़ी तो हमारा सिटिंग सीट है। अरुणाचल में भी हमारे 7-8-9 MLA जीते थे, वहाँ हम लोग 1 सीट का अनाउंसमेंट किया है। तो इससे क्या कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी।
एक और बात कही जा रही थी कि बार बार लगातार कि नीतीश कुमार जो है उनका चेहरा, जिस तरह से उन्होंने पूरे गठबंधन को एक सूत्र में पिरोया था और सूत्रधार कहे जाते थे, उन्हें संयोजक बनाया जाना चाहिए। अब तो शायद आप लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें पीएम पद का चेहरा क्यों नहीं। अब ये बातें बैठ के बात होगी, हम लोगों की अपनी राय है कि चूंकि उनका चेहरा साफ है, अनुभव भी है, देश की राजनीति में भी रहे हैं, बिहार में लंबे समय इतना लंबे समय कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा। तो वो दरवाजा जो है गुंजाइश वाला वो खुला रखा गया है विजेंद्र यादव जी की तरफ से भी। वो कह रहे हैं कि साहब क्योंकि हमारी पार्टी के नेता है, हम जानते हैं चेहरा बेदाग है, इसी वजह से पार्टी तो यही चाहेगी कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन मिल बैठकर बात हो।